बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले प्रेजेंटेशन में हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का पहला लेवल यानी इकोनॉमी एनालिसिस सीखा। वीडियो पॉज करके ज़रा रिकॉल करिए कि इकोनॉमी एनालिसिस में आपने क्या क्या सीखा। 5 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का नाम फौरन बताइए। इकोनॉमी एनालिसिस करना और इकोनॉमी के हालात का इल्म न सिर्फ इन्वेस्टर्स बल्कि हर आम व ख़ास इन्फॉर्म्ड सिटीज़न को होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल स्पीच से ज़्यादा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी और होम मिनिस्टर की स्पीच से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का इल्म रखिए। उम्मत के नौजवान क्रिकेट टीम के स्कोर से ज़्यादा इकोनॉमी के स्कोर का इल्म रखें। फिल्म एक्टरों के इंटरव्यूज़ और हालात से ज़्यादा बिजनेस लीडरों के इंटरव्यूज़ और हालात का इल्म रखें। लाइफ में पॉजिटिव नफ़ा देने वाले चेंजेस लाएं। आम तौर पर लोग मुल्क के पॉलिटिकल हालात से तो खूब वाकिफ़ रहते हैं, चारपाई पर बैठकर घंटों बात करते हैं, मगर मुल्क के इकोनॉमिक हालात से बेखबर रहते हैं। हालांकि अपनी माश की फिक्र सबको लगी रहती है। माशियात का मसला पॉलिटिक्स से नहीं, इकोनॉमी से डायरेक्टली जुड़ा है। अब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में की जाने वाली फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे लेवल इंडस्ट्री एनालिसिस पर आते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस इंडस्ट्री के तज्जिया की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक ग्रोइंग और बूमिंग इकॉनमी पा लेने का ये मतलब नहीं होता कि उस इकॉनमी मुल्क में किसी ख़ास पीरियड में सारे बिजनेस एक जैसा परफॉर्म करते हैं। किसी भी दिए गए वक्त में कोई इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो करती है और कोई स्लो, तो कोई नुकसान में जा रही होती है। इसलिए इकॉनमी के अंदर प्रॉमिसिंग और डिज़ायरेबल इंडस्ट्रीज़ को पहचान कर उन इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना ज़रूरी होता है। अच्छी इकॉनमी पा लेने का ये मतलब नहीं है कि अब आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री किसी भी एरिया ऑफ बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें। यही उसूल जॉब का भी है। हर इंडस्ट्री अहम या मुनाफा बख्श नहीं होती। जैसे एक ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते। इंडस्ट्री एनालिसिस का मकसद इकॉनमी में ऑपरेट कर रही इंडस्ट्रीज़ का लॉन्ग टर्म आउटलुक, मसलन डिमांड सप्लाई की सिचुएशन, और शॉर्ट टर्म आउटलुक, मसलन इंडस्ट्री की प्राइस, कॉस्ट और मुनाफा वगैरह की सिचुएशन का तज्जिया और दूसरे बहुत अहम पॉइंट्स का इल्म हासिल करना है। मसलन की डिमांड ड्राइवर्स यानी क्या चीज़ें उस इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाती हैं, मार्केट साइज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी कैसी है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, टैक्स ड्यूटी वगैरह का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह और बड़े खिलाड़ी की प्लेयर्स की जानकारी हासिल करना, हालिया रिसेंट डेवलपमेंट, नई इजादात, इनोवेशंस वगैरह का इल्म हासिल करना है। इंडस्ट्री एनालिसिस करके ये पहचानने की कोशिश होती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मुस्तकबिल कैसा है, और जिन इंडस्ट्रीज़ का आउट परफॉर्म करने का इम्कान ज़्यादा हो उन इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना ही इंडस्ट्री एनालिसिस का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो सिर्फ किसी एक ख़ास इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं। कोई एनालिस्ट सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री को कवर करता है, तो कोई सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री को कवर करता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के बस के बाहर है कि हम किसी एक ही इंडस्ट्री के माहिर हो जाएं। ये ना तो पॉसिबल है और ना ही इस प्रेजेंटेशन का मकसद है।
हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ इंडस्ट्री का बेसिक तारुफ होना चाहिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। हमें खुद इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करनी है, सिर्फ मुताला करना और अपने आप को अपडेट रखना और इंडस्ट्री एनालिसिस की रिपोर्ट्स, न्यूज़ को कैसे समझना है की सलाहियत पैदा करना है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नुकसान का बायस बनेगा। मसलन आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किसी दवा बनाने वाली कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब आपको पता ही नहीं है कि FDA क्या है, फॉर्म 483 क्या है, और किसी फार्मा कंपनी को फॉर्म 483 में मिला ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, तो आपकी आंखों के सामने ये न्यूज़ आएगी कि आपकी इन्वेस्ट की गई कंपनी को FDA ने फॉर्म 483 में 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो आप कुछ समझेंगे ही नहीं और देखते ही देखते आपका इन्वेस्टमेंट 1/3 या आधा डूब जाएगा। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री एनालिसिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन से फैक्टर्स इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस का गोल है किसी इकॉनमी में प्रॉमिसिंग और डिज़ायरेबल इंडस्ट्रीज़ को स्पॉट करना जिसका मुस्तकबिल में अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स किसी इकॉनमी में ऑपरेट कर रही कंपनियों को उम्मूमन 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की बुनियाद पर और बिजनेस साइकिल की बुनियाद पर। जब आप किसी कंपनी की स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। प्रोडक्ट की बुनियाद पर एनालिस्ट एक ही तरह के या रिलेटेड बिजनेस में ऑपरेट करने वाली कंपनियों को एक इंडस्ट्री में का नाम देकर ग्रुप देकर इंडस्ट्री का नाम देते हैं। मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। कोई फैक्टर या इवेंट जो किसी इंडस्ट्री पर असरअंदाज होगा वो उस खास इंडस्ट्री की सारी कंपनियों पर असरअंदाज होगा, किसी पर कम किसी पर ज़्यादा। और किसी खास इंडस्ट्री पर असरअंदाज होने वाला फैक्टर किसी दूसरी इंडस्ट्री पर उतना असरअंदाज नहीं होगा या कम होगा का इल्म भी इस क्लासिफिकेशन से हो जाता है। मसलन मुल्क में किसी साल अगर कॉटन की फसल ख़राब हो जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव होगा, मनफी होगा, मगर IT इंडस्ट्री के लिए ये कोई ज़्यादा ख़ास फैक्टर नहीं है। इस कंडीशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसमें ऑपरेट करने वाली कंपनियां स्लो ग्रो करेंगी या घाटा उठाएंगी, मगर IT इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म करेगी। बिजनेस साइकिल की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, तकसीम, ओवरऑल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव, डाउन स्विंग एंड अप स्विंग में कौन से बिजनेस कैसा रिएक्ट करते हैं की बुनियाद पर किया जाता है। मसलन अगर इकोनॉमी स्लो डाउन स्टेज में है या रिसेशन में है तो उमूमन ये बिजनेस और कंपनियों के लिए बुरा पीरियड होता है, मगर इस सिचुएशन में कुछ बिजनेस और कंपनीज दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बेटर परफॉर्म करती हैं। मसलन फार्मास्यूटिकल या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह जो ऐसे आइटम प्रोड्यूस करती हैं जो नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस हैं, जो जिंदगी की ज़रूरियात हैं। इसलिए इकोनॉमी की हालत कितनी भी ख़राब हो, लोगों को शेल्टर, फूड और मेडिसिन वगैरह चाहिए ही चाहिए। तो इन बिजनेसेस में होने वाली कंपनियों की परफॉर्मेंस दूसरी बहुत सी कंपनियों से बेहतर होती है। इस तरह के बिजनेस को डिफेंसिव इंडस्ट्रीज का नाम दिया जाता है। इसी तरह जब इकोनॉमी रिसेशन के खात्मे और रिकवरी के स्टेज में होती है तो फाइनेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, सबसे बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर हालात की तरफ जा रही होती है
तो लोन की डिमांड बढ़ने लगती है। इकोनॉमी के हालात सुधरते देखकर बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाने, मॉडर्नाइज करने, अपग्रेड करने, नई मशीनरी खरीदने वगैरह की फिक्र में लग जाते हैं, क्योंकि अब उम्मीद होती है कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। बिजनेस फैलाने, नई मशीनरी वगैरह की खरीदारी बढ़ने से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो भारी मशीनें बनाती हैं, की सेल्स बढ़ जाती है या इनका बिजनेस आउट परफॉर्म करने लगता है। एक बार इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ने लगती है। लोग ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगते हैं, तो वो अपना कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगती है। लोग महंगे कंज्यूमर आइटम मसलन कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं। वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स की खरीदारी को पोस्टपोन किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या इकोनॉमी के बैड शेप में होने पर परचेज पोस्टपोन कर दी जाती है और लोग हालात के सुधरने का इंतजार करते हैं, को सिक्लिकल इंडस्ट्रीज का नाम दिया जाता है। इकोनॉमी बेहतर होने पर इन प्रोडक्ट्स की सेल खूब बढ़ती है, मगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने पर सेल्स गिर जाती है, कम हो जाती है। रिसेशन के एंड में और रिकवरी की इनिशियल स्टेज में सिक्लिकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना बेहतर फैसला होता है। फंड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स बिजनेस साइकिल का तज्जिया करके एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करते रहते हैं, जिसको रोटेशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसके अलावा किसी खास वक्त में कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाई अर्निंग, सेल्स और मुनाफा की उम्मीद होती है, जिन्हें ग्रोथ इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। मसलन मौजूदा वक्त में इंडिया में सेल फोन और टैबलेट इंडस्ट्री में बहुत हाई ग्रोथ है, या ऑनलाइन रिटेल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन वगैरह खूब ग्रोथ कर रही हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में दूसरी बात जो समझने की है वो है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इसका इल्म होने से इंडस्ट्री की मुस्तकबिल की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है। जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, पैदाइश, बचपना से जवानी से अधेड़ उम्र से बुढ़ापा तक का सफ़र हम तय करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज की भी अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करती हैं। इंसानों में उम्र और इंडस्ट्रीज में सेल्स की ग्रोथ पाथ देखते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल थियरी किसी इंडस्ट्री को 5 स्टेजेस में बांटती है। आप अरब में ऑयल इंडस्ट्री को अपने जहन में रखकर आगे प्रेजेंटेशन देखिए। फर्स्ट स्टेज है पायोनियरिंग स्टेज। ये शुरुआती स्टार्टअप स्टेज होती है। इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है। इस स्टेज में बहुत मॉडेस्ट सेल ग्रोथ होती है, बहुत हल्की सेल ग्रोथ होती है। प्रॉफिट थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इस स्टेज में ज़्यादा खर्चा, डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स या सर्विस की मार्केट बहुत छोटी होती है। इस स्टेज में ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी सरवाइव करेगी और इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा होगा। इस स्टेज में ज़्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टेज बहुत रिस्की हो सकती है। इसके बाद आती है रैपिड एक्सेलरेशन ग्रोथ। पायोनियरिंग स्टेज में अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट डेवलप हो गई और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो इस स्टेज में चूंकि अभी थोड़ी ही लिमिटेड फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, तो कंपटीशन भी कम होता है और थोड़ी ही कंपनियां पूरी मार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं।
सेल ग्रोथ बहुत हाई होती है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है। कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती हैं और वक्त के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना निहायत फ़ायदेमंद होता है। मौजूदा वक्त में जेनेटिक इंजीनियरिंग और आईटी इंडस्ट्री वगैरह को इंडिया में इस स्टेज में कहा जा सकता है। इसके बाद आती है मैच्योर ग्रोथ स्टेज। सेकंड स्टेज में सक्सेस के बाद धीरे धीरे पूरे मार्केट की डिमांड सेटिस्फाई होने लगती है। सेल अभी भी ज़्यादा ही होती है मगर सेल्स ग्रोथ स्लो हो जाती है। नए कॉम्पिटिटर्स स्टेज 2 की कामयाबी देखकर इंडस्ट्री में जंप करना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की सप्लाई बढ़ा देती है और कीमतों और प्रॉफिट पर प्रेशर पड़ने लगता है। मसलन मोबाइल फ़ोन सर्विस कंपनियों की मौजूदा हालत। इसके बाद आती है स्टेबलाइजेशन और मैच्योरिटी, मार्केट मैच्योरिटी या स्टैग्नेशन स्टेज। पूरे मार्केट की डिमांड सेटिस्फाई होने और कॉम्पिटिटर्स के भर जाने से इंडस्ट्री की इंडिविजुअल कंपनीज की सेल्स मॉडरेट होने लगती है या स्टैग्नेट होने लगती है, थमने लगती है। दूसरी तरफ पायोनियरिंग स्टेज से इस स्टेज तक आते आते काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। कंज्यूमर्स की हैबिट, सोशल हैबिट्स चेंज होने लगती है, टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंजेस आ गया होता है, जिससे प्रोडक्ट की डिमांड अब स्टैग्नेट होकर अगले डिके स्टेज में आ जाती है, ज़वाल। डिके स्टेज में टेक्नोलॉजी, सोशल हैबिट, स्टाइल और पसंद वगैरह के बदल जाने से इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म या शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। नए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। इस स्टेज में आने तक इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन स्टेजेस के मद्देनज़र अगर हम अरब में ऑयल इंडस्ट्री को देखेंगे तो ये चौथी स्टेज में है और 5वीं स्टेज की तरफ रवां दवा है। इनफैक्ट अरब में पोस्ट ऑयल एरा की फिक्र में अक्लमंद गवर्नमेंट ऑलरेडी लग चुकी है। हम आम जिंदगी में फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कोडक को देख सकते हैं, जो कि अपनी जिंदगी का सफर तय करके खत्म हो गया। एक वक्त था कुम्हार हुआ करते थे, जिनकी पूरी एक बिजनेस इंडस्ट्री हुआ करती थी। कुल्हड़ से लेकर हांडी, सुराही और पता नहीं क्या क्या मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। अब तो शायद सिर्फ ज़ात बिरादरी ही रह गई है। टेक्नोलॉजी चेंज होने और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के मार्केट में आ जाने से ये इंडस्ट्री डिके स्टेज में पहुंच गई। ये बात नोट करें कि इंडस्ट्री लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क एक जनरल फ्रेमवर्क है। इसके एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन को किसी न किसी लाइफस्टाइल स्टेज में थोपना ही है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क है जिसका इल्म रखने से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल कोई क्लॉकवर्क नहीं है कि एक ख़ास वक्त के बाद एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट होना है, मगर एक जनरल आइडिया लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट की बुनियाद पर और बिजनेस साइकिल की बुनियाद पर इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को समझने के अलावा कुछ और नुक्तों का इल्म होना भी किसी इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और सेल्स ग्रोथ को समझने में मदद देता है। किसी मुल्क की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में अगर मेजर शिफ्ट हो जाए तो उसका असर अलग अलग इंडस्ट्रीज पर अलग अलग तरह से पड़ता है। मसलन मुल्क की डेमोग्राफिक्स की अच्छी समझ रखने से विनिंग या प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज को स्पॉट करने में मदद मिलती है। मुल्क की पॉपुलेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है। मसलन वेस्ट की पॉपुलेशन अब ओल्ड एज में ज़्यादा है, उसके बरखिलाफ इंडिया की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा यंग एज ग्रुप में है, जो कि जॉब करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे और फिर कंजम्पशन करेंगे।
यंगस्टर्स से रिलेटेड बिजनेस इंडिया में ज़्यादा ग्रो करेंगे, या लिटरेसी रेट क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वगैरह का इल्म होना चाहिए। मसलन अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, अर्बन आबादी बढ़ रही है, तो मुल्क का इनकम लेवल बढ़ेगा। फैमिली में मेल एंड फीमेल बोथ अगर जॉब करेंगे तो हाउस होल्ड की इनकम में ज़रूरियात ज़िंदगी के अखराजात के बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और लग्जरी आइटम की डिमांड बढ़ेगी। कार, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा होगा क्योंकि वर्किंग यंग पॉपुलेशन, खासकर अगर बोथ पार्टनर्स जॉब कर रहे होंगे तो बाहर खाना ज़्यादा खाएंगे। इसके बरखिलाफ अगर मुल्क में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है तो वो स्पोर्ट्स कार या लग्जरी बाइक नहीं खरीदेंगे और कोक नहीं पिएंगे, बल्कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग और मेडिकल बिल की फिक्र में रहेंगे। डेमोग्राफिक के मामले में इंडिया बहुत ही स्वीट स्पॉट पर है। यंग वर्किंग एज आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तालीम बढ़ रही है, औरतें भी जॉब्स में बढ़ रही हैं, लोग गांव से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब हाई इनकम और हाई कंजम्पशन की तरफ मुस्तकबिल में इकॉनमी को ले जाएंगे। इन सब ट्रेंड्स का रिटेलिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडस्ट्रीज, ब्रांडेड गुड्स, मूवी, कोक, ड्रिंक्स, डिज़ाइनर क्लॉथ, फैशन इंडस्ट्री वगैरह की सेल्स पर मस्बत असर डालेंगे। अगर गवर्नमेंट बेहतर प्लानिंग, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का अच्छा एहतमाम कर लेती है और मुल्क की वर्किंग पॉपुलेशन स्मार्ट, कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट हो जाती है तो ये बेहतर प्रोडक्टिविटी, नई इजादात, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बाइस बनेगी, जिससे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली बढ़ेगी। इसका फ़ायदा स्टॉक मार्केट में मिलेगा। डेमोग्राफिक्स ही से रिलेटेड फैक्टर है लाइफ स्टाइल। मुल्क की आबादी की लाइफ स्टाइल कैसी है, इसका भी इंडस्ट्रीज पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। लोग कैसे रहते हैं, कहाँ से काम करते हैं, क्या लेज़र हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह, कैसे जॉब करते हैं वगैरह का असर इंडस्ट्रीज पर अलग अलग पड़ता है। मसलन डुअल जॉब फैमिलीज अगर ज़्यादा हैं तो रेस्टोरेंट बिजनेस ग्रो करेगा, बेबी सिटिंग और चाइल्ड केयर सेंटर की नई इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। लेज़र के लिए लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं या मूवी पसंद करते हैं का अलग अलग इंडस्ट्रीज पर अलग अलग असर पड़ेगा। लाइफ स्टाइल का इफेक्ट हम आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। अब लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल और एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब लोग अपने बच्चों को मदरसों के बजाय कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका असर मदरसा एजुकेशन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और अब वो भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। वर्किंग कपल्स कन्वीनियंस चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज इससे प्रॉफिटेबल हो रही हैं। मसलन ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का ट्रेंड जानना भी बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी बहुत डिसरप्टिव फोर्स है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कभी कभी पूरी इंडस्ट्री को ही बेकार, ऑब्सलीट बना देती है। प्रोडक्ट्स के ऑब्सलीट होने की तो बहुत सी मिसालें हम सब जानते हैं। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से घोड़ा गाड़ी से लेकर, ट्रेन से लेकर, पानी के जहाज से अब लॉन्ग डिस्टेंस के सफ़र के लिए हवाई जहाज तक के सफ़र में कितनी इंडस्ट्रीज आई और गई। जो इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं उनकी प्रोग्रेस बेटर होती है। इंडस्ट्री एनालिसिस में एक और अहम चीज़ जो देखने की है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस वगैरह। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और रेगुलेशन से इंडस्ट्रीज़ पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत रेगुलेटेड होती हैं। उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनियां बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना करती हैं।
मसलन यूटिलिटीज़ इंडस्ट्री में कंपनियों की मोनोपोली होती है, चौधराहट होती है, इसलिए गवर्नमेंट इनको बहुत हैविली रेगुलेट करती है। मसलन इलेक्ट्रिसिटी हमें हर जगह बाजार से नहीं मिल सकती। अब इसमें 2-4 कंपनी हैं, वो अगर फ्री छोड़ दी जाएँ तो जितना चाहें कीमत बढ़ा दें। या कुकिंग गैस कंपनीज हैं, इनको अपनी प्राइस बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। इन सब रेगुलेशन की वजह से इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। इसी तरह दवा की कंपनियां हैं, जिनको गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलेट करती है। खासकर इसेंशियल ड्रग्स की कीमतें बढ़ाना इन कंपनियों के लिए आसान नहीं होता। या किसी मुल्क में हो सकता है गवर्नमेंट का एटीट्यूड शराब और गैम्बलिंग इंडस्ट्री की तरफ निगेटिव होता है। तो इस बात का इल्म रखना इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। अक्सर गवर्नमेंट किसी ख़ास वक्त में किसी ख़ास वजह से किसी इंडस्ट्री पर बड़ी सपोर्टिव मेहरबान होती है और किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नज़रिया रखती है। इस बात का इल्म रहना चाहिए। मसलन आजकल दुनिया भर में सिगरेट कंपनियों के खिलाफ गवर्नमेंट का नज़रिया बना हुआ है। गवर्नमेंट तरह तरह के रेगुलेशंस, एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह से इनके बिजनेस को डिस्करेज करती हैं, जिनसे सिगरेट कंपनी की प्रॉफिट में कमी आती है। इन नुक्तों के अलावा हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी कुछ खुसूसियात भी होती हैं। इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका भी इल्म होना चाहिए। मसलन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अपना फाइनल प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाता है, बहुत अफरात रॉ मटेरियल होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल शॉर्टेज में होता है या बहुत कम जगहों से मिलता है या मुल्क के बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी से इंडस्ट्रीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ता है। अब फाइनेंस इंडस्ट्री मसलन बैंक और ऑटो इंडस्ट्री मसलन मारुति के रॉ मटेरियल के बारे में आप ज़रा गौर कीजिए। दूसरा अहम पॉइंट है लेबर कंडीशन। किसी इंडस्ट्री में लेबर कंडीशन कैसी है का असर भी उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी मुनाफा पर पड़ता है। अगर लेबर अफरात है तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम होती है और ज़रूरत के एम्प्लॉय हर वक्त आसानी से मिल जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए मस्बत पॉजिटिव होता है। इसके बरखिलाफ अगर लेबर प्रॉब्लम है तो ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं होता। इसके अलावा लेबर यूनियंस भी होती हैं, उनके हालात और ख्यालात का भी इल्म होना चाहिए। इंडिया में लेबर रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत की बात चल रही है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट का एक्शन भी देखते रहना चाहिए। लेबर रिफॉर्म हो गया तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा मौजूदा वक्त में तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स बेकार ऑब्सलीट हो जाते हैं, इसलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी ऐसी इंडस्ट्री में पैसा ना लगाएं जो शॉर्ट टर्म में ही ऑब्सलीट होने वाली हो। कुछ इंडस्ट्रीज सदाबहार होती हैं, मसलन फुटवेयर इंडस्ट्री। जब तक प्लैनेट अर्थ पर इंसान रहेंगे उन्हें जूते चप्पल की ज़रूरत होती रहेगी। इसके बरखिलाफ फैक्स मशीन आई और मुंह दिखाकर चली गई। इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखना ज़रूरी है। किसी बिजनेस को रन करने में दो तरह की कॉस्ट लगती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को समझने के लिए हम भिवंडी की लूम इंडस्ट्री को देखते हैं। किसी को लूम का कारखाना डालना है तो उसे जगह चाहिए, चाहे खरीद ले या किराए पर ले ले, फिर मशीन खरीदनी पड़ेगी। ये हो गई लूम इंडस्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अलावा बिजनेस चलाने के लिए
लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल, कॉटन, धागा वगैरह की कॉस्ट होगी। मगर ये वेरिएबल कॉस्ट है, यानी जितना लूम चलेगा उस हिसाब से ये कॉस्ट घटती बढ़ती रहेगी। मगर अगर लूम को बंद भी रखें तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। मशीन खरीद लिया तो खरीद लिया, किराया महीने का जाएगा ही जाएगा, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। मगर अगर लूम 10 घंटे चला तो बिजली, लेबर और धागे का जो खर्च होगा वो अगर लूम 20 घंटे चला तो उसका आधा होगा। जिस इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है उस इंडस्ट्री में सेल बहुत हाई होनी चाहिए, तभी कंपनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचेगी और फिर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। इसके बरखिलाफ अगर फिक्स्ड कॉस्ट के मुकाबले में वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो बिजनेस बहुत जल्द ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और नफ़ा का सिलसिला जल्दी ही शुरू हो जाएगा। कैपिटल गुड्स और हैवी इंडस्ट्रीज में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी सेल ज़्यादा ना हो तो जो पैसा मशीनरी और प्लांट सेटअप करने में लगा था वही निकालते निकालते सालों बीत जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने में ही सालों निकल जाएगा। इसके बरखिलाफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेल का रिलेशन एक मिसाल से देख सकते हैं। मसलन एक हाउस वाइफ है, वो घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर देती है। घर ऑलरेडी था ही, किचन, गैस और बाकी सामान घर के इस्तेमाल के लिए ऑलरेडी मौजूद थे, अलग से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ा। अब अगर वो एक दो भी टिफिन कस्टमर पा जाए और एक टिफिन तैयार करने में मसलन 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होती है और वो टिफिन बेचती है 60 रुपए में, तो उसका सिर्फ 2 टिफिन की सेल में ही प्रॉफिट होना शुरू हो गया। जैसे जैसे टिफिन के कस्टमर बढ़ेंगे उसकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर टिफिन बढ़ेगी। इसके मुकाबले में अगर कोई होटल खोलता है, जगह किराए पर लेता है, किचन का सारा सामान खरीदता है, तो ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब अगर ये होटल वाला सिर्फ 2 टिफिन बेचे तो ये नुकसान में रहेगा। अगर इसकी सेल सैकड़ों टिफिन में हो जाए तो ये होटल नफा में आ जाएगा, क्योंकि तब जाकर वो हर टिफिन को तैयार करने में लगने वाली फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के अलावा होटल सेटअप करने और रन करने की फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर कर पाएगा। या इसको एक और आसान मिसाल से देख सकते हैं। एक हाउस वाइफ है जो लोकल टेलर शॉप से कपड़ा लाकर बटन टाँकने का बिजनेस शुरू करती है। एक बटन टाँकने का 1 रुपया मिलता है, उसको मिलता है। इस काम को शुरू करने के लिए उसे सिर्फ 2-1 सुई और कुछ धागे में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि मान लीजिए 100 रुपये में हो जाता है। यही उसकी टोटल कॉस्ट है। अब अगर वो 100 बटन भी टाँक लेती है तो इसके आगे का सारा काम उसका प्रॉफिट होगा। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट समझ लीजिए बिल्कुल भी नहीं है, बस वेरिएबल कॉस्ट, धागा और उसकी मेहनत। इसके बरखिलाफ अगर सिलाई का बिजनेस शुरू करती है और उसके लिए 10,000 की सिलाई मशीन खरीदती है तो अब यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। अब अगर वो मान लीजिए रुमाल सिलकर सप्लाई कर रही है तो 10,000 रुपये निकालते निकालते बहुत वक्त लग जाएगा। इसके लिए उसे सूट वगैरह की सिलाई करनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ले, ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाए, फिर नफ़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिस बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है उस बिजनेस में सेल ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है। एक और पॉइंट जो इंडस्ट्री एनालिसिस में बहुत अहम हैसियत रखता है वो है इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव कंडीशन। इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, कंपटीशन का माहौल कैसा है और कंपटीशन की इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी है का असर डायरेक्टली कंपनीज की सेल और प्रॉफिट पर पड़ता है। माइकल पोर्टर नाम के एक मशहूर मैनेजमेंट गुरु ने 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस
जो किसी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर का फैसला करती हैं का जिक्र अपनी राइटिंग्स में किया है, जिनका इल्म रखना इन्वेस्टर के लिए नहायत मुफीद होगा। फर्स्ट पॉइंट है राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। किसी इंडस्ट्री में मौजूद कंपनियां एक दूसरे को लेकर कितना कॉम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन में शिद्दत है या मॉडरेट है, से कंपनियों की सेल और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर एक कंपनी ये चाहती है कि कंज्यूमर्स कॉम्पिटिटर के बजाय उसका प्रोडक्ट खरीदें और इसके लिए बहुत ज़्यादा मसलन डिस्काउंट देने पर तैयार हो जाए, और इस मूव का जवाब दूसरी कंपनियां और भी बड़ा डिस्काउंट देकर दें, तो ये कंज्यूमर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, मगर इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका मंफी नेगेटिव असर पड़ेगा और शेयर प्राइस कम होगी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। इंडिया में मसलन मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स में बहुत सख्त कंपटीशन है, जिसका असर इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ रहा है। इन कंपनियों के इन्वेस्टर ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे, हालांकि बिजनेस बहुत उम्दा है। बिलियंस की आबादी में सिर्फ 4-5 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। हर घर में कम से कम 2 मोबाइल कनेक्शन होता है, मगर एक कंपनी 50 पैसा पर मिनट का प्लान देती है तो दूसरी कंपनी 30 पैसा पर मिनट का प्लान देती है, तो तीसरी कंपनी 3 महीने फ्री का प्लान दे देती है, जो कि कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर इन कंपनीज के शेयर्स के लिए ठीक स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसा ही हाल कमोबेश एयरलाइन इंडस्ट्री का भी है। किसी इंडस्ट्री में हेल्दी कंपटीशन तो रहेगा ही, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और उसके लिए वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बनाते रहेंगे। मगर जब कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा असरअंदाज होने लगे, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। एक सवाल जहन में आ सकता है कि कंपनियां इतना कंपटीशन करके अपना ही नुकसान क्यों करती हैं। इसकी एक वजह हो सकती है इंडस्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले में, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना ही कंपनी के लिए बेहतर है। मसलन ऑयल इंडस्ट्री को ले लीजिए, अब रिफाइनरी सेट करने की कॉस्ट बहुत हैवी होती है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। बाकी तेल निकाल कर रिफाइन करने की वेरिएबल कॉस्ट होती है और वो बहुत कम होती है। मान लीजिए 1 बैरल पेट्रोल की वेरिएबल कॉस्ट $10 है। अब अगर रिफाइनरी बंद रहेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगी ही रहेगी। अगर प्रोडक्शन शुरू रखें तो हर बैरल के पीछे $10 का खर्च आएगा। अब अगर तेल $20 का भी बिके तब भी वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस पर कहा जा सकता है कि $10 की प्रॉफिट हो रही। अब जो मुल्क पैसे की ज़रूरत में है वो ऑयल प्रोड्यूस करता ही रहेगा, चाहे तेल की कीमतें गिरकर $20-30 ही क्यों ना हो जाए। हालांकि इस कीमत पर टेक्निकली नुकसान में ही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है। लेकिन रिफाइनरी बंद रखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो एनीवे लगी रही है। यही हाल एयरलाइन इंडस्ट्री का भी है। एरोप्लेन खरीदने और एयरपोर्ट फीस, स्टाफ सैलरी वगैरह की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब प्लेन में सिर्फ 10 लोग जाएं या प्लेन पूरा भरा हुआ जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। इसलिए एयरलाइन कोशिश करती है कि फ़्लाइट फुल हो। आखिरी वक्त में अगर सीट खाली है तो बहुत हैवी डिस्काउंट पर भी टिकट बेच देती है कि कम से कम तेल फ्यूल कॉस्ट कवर हो जाए। या इसी तरह हो सकता है कोई एग्जिट बैरियर हो जो कंपनी को बिजनेस में रहने पर मजबूर कर दे। मसलन कोई लीगल एग्रीमेंट जिसकी वजह से कंपनी हैवी डिस्काउंट पर ही, कम मुनाफा पर ही सेल करती रहे। कंपटीशन का दूसरा फैक्टर है बैरियर टू एंट्री, दाखिले में रुकावट। किसी भी इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां ऑपरेट तो करती ही हैं और वो आपस में कॉम्पीट भी करती हैं, मगर ये देखना ज़रूरी है कि उस इंडस्ट्री में नई कंपनियों को बिजनेस स्टार्ट करना आसान है या मुश्किल। अगर नए लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना आसान होगा
और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी अट्रैक्टिव होगी तो न्यू एंट्रेंट इंडस्ट्री में जंप करेंगे, नए खिलाड़ी आएंगे जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कंपनियों, मौजूदा कंपनियों का मार्केट शेयर और मुनाफा घटेगा और धीरे धीरे इंडस्ट्री रिटर्न एवरेज हो जाएगा। ये बैरियर टू एंट्री कई तरह का हो सकता है। मसलन अगर किसी इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल, पूंजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो ये फैक्टर बैरियर का काम करेगा और न्यू एंट्रेंट कम होंगे। अगर इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग मौजूदा मेंबर कंपनियों के पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज है तो नए एंट्रेंट के लिए ये डिस्करेजिंग फैक्टर और बैरियर का काम करेगा। या इसी तरह अगर एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी के पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज है, यानी खरीदार किसी खास कंपनी का खास ब्रांड का ही प्रोडक्ट खरीदना प्रिफर करते हैं, तो ये नए आने वालों के लिए बैरियर का काम करेगा, क्योंकि नई कंपनी एक तो उतना पैसा चार्ज नहीं कर पाएगी अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए और सेल्स और प्रमोशन वगैरह में काफ़ी एक्सपेंस भी हो जाएगा। या किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ऐसा हो कि अगर कस्टमर उसको स्विच करना चाहे तो उसकी बहुत कॉस्ट हो जाएगी, बायर को नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने में खर्च लग जाएगा और वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही यूज़ करना, कंटिन्यू रखना प्रिफर करेंगे। मसलन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम पर ना चलता हो तो बायर उस नए सॉफ्टवेयर को लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस नए सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर बदलना पड़ेगा। या किसी ने वक्त और पैसा लगाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा, या किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग पर वक्त और पैसा खर्च किया। जब कोई नई कंपनी कोई दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में ले आएगी तो ये लोग उस नए सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फिर से खुद को और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसमें फिर से वक्त और पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एंट्री में बैरियर का काम करती हैं, रुकावट। या इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहती हो तो वो अपनी पॉलिसियों से, मसलन लाइसेंसिंग की हाजत रिक्वायरमेंट वगैरह से न्यू एंट्री को लिमिट कर सकती है। कंपटीशन का तीसरा फैक्टर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है तो ये उस प्रोडक्ट की प्राइस को कंपनी को बदलने, बढ़ाने, चेंज करने की सलाहियत को जब्त कर देता है या लिमिट कर देता है। अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा बढ़ाई तो कंज्यूमर दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। वैसे तो हर प्रोडक्ट का तकरीबन कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता ही है, मगर कुछ प्रोडक्ट्स के कई सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और कुछ के कम। और दूसरी चीज़ ये देखने की होती है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एक दूसरे से प्राइस और फंक्शन में कितने क्लोज हैं। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स कमोबेश एक जैसे ही होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में डील करने वाली कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन कम होती है। मसलन फूड इंडस्ट्री में लोग एक सब्जी ज़्यादा महंगी है तो किसी दूसरी सब्जी में स्विच कर जाते हैं। मटन महंगा हुआ तो चिकन, बीफ और फिश वगैरह में स्विच कर जाते हैं। एयरलाइन टिकट ज़्यादा महंगा हुआ तो रेलवे में सफ़र करना बेहतर ऑप्शन हो जाता है। लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादा महंगा हुआ तो लोग स्टील और प्लास्टिक के फर्नीचर को प्रिफर करने लग जाते हैं। जिस इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का खतरा, थ्रेट ज़्यादा रहता है, उस इंडस्ट्री की प्रॉफिट मार्जिन कम होती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का अगला फैक्टर जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर असरअंदाज होता है वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स या कस्टमर्स ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए ये देखना फ़ायदेमंद होता है कि क्या उनके पास प्रोडक्ट की कीमत कम कराने की कुव्वत, बार्गेनिंग पावर है कि नहीं।
ये बार्गेनिंग पावर खासकर बड़े बायर्स के पास हो जाता है। वो इतना लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट खरीदते हैं कि सप्लायर को थोड़ा सा इशारा भी दे दें कि अब वो किसी दूसरे सप्लायर का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो घबराकर प्राइस कम करने या क्रेडिट पर ज़्यादा अरसा तक सामान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। कंपनी अगर किसी एक दो ही बड़े कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो वो बहुत वुल्नरेबल होती है। मसलन एक टायर बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक कंपनी मसलन मारुति को टायर सप्लाई कर रही हो तो एक तो मारुति बहुत बड़ा कस्टमर है, जिसका मतलब है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ टायर कंपनी बिजनेस रिस्क में भी है। अगर मसलन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से मारुति कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कंपनी नुकसान में हो जाती है या दिवालिया हो जाती है तो टायर कंपनी भी ट्रबल में पड़ जाएगी। अगर टायर कंपनी को जल्द से जल्द कोई दूसरा कस्टमर नहीं मिला तो ये भी बंद हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ हम इन्वेस्टर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स और कस्टमर, क्लाइंट और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का पांचवा फैक्टर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। इंडस्ट्री को अपने फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और सप्लायर्स, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स किसी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखते हैं। अगर सप्लायर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ा दे तो इसका असर इंडस्ट्री की प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। अगर सप्लायर बहुत बड़ा है या कोई बहुत अहम क्रिटिकल इनपुट सप्लाई करने वाला है या किसी इनपुट के बहुत कम सप्लायर हैं या इनपुट या रॉ मटेरियल कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो इन केसेस में सप्लायर के पास बहुत बार्गेनिंग पावर हो सकती है और वो अपनी सप्लाई की जा रही प्रोडक्ट या सर्विस की कीमतें जब चाहें जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। लेबर यूनियन लेबर सप्लाई करते हैं, इसलिए उनके पास भी बार्गेनिंग पावर हो सकता है जो इंडस्ट्री के मुनाफा को बदल सकता है। इसी तरह अगर किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इनपुट फॉरेन से आ रहा है तो बाहर मुल्क के हालात पर भी नज़र रखनी चाहिए। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए डिस्कस किया। आइए अब एक मखसूस पार्टिकुलर इंडस्ट्री की मिसाल देखते हैं जिससे इन सारे पॉइंट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारा माल गुमशुदा, लॉस्ट प्रॉपर्टी है। जिस वक्त दुनिया की दूसरी कौमें अंधेरे में डूबी धुआं धनकार और जादू टोना और विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही थी, उस वक्त मुस्लिम फिजिशियंस सर्जरी कर रहे थे। मेडिकल फील्ड में मुस्लिम तमद्दुन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे पहले क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक ही तरह का प्रोडक्ट या सर्विस या रिलेटेड बिजनेस में होने वाली फर्म्स को एक इंडस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री किन किन फर्मों से मिलकर बनेगी? फार्मा कंपनीज जो दवा बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेगमेंट होगा। बायोटेक्नोलॉजी फर्म जो नई ड्रग थेरेपी ढूंढती हैं। फार्मा कंपनियां केमिकल प्रोसेस से दवा बनाती हैं और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां बायोलॉजिकल यानी मॉलिक्यूलर और सेलुलर प्रोसेस से दवाएं ईजाद करने की कोशिश करती हैं। मसलन जीनोमिक्स यानी डीएनए वगैरह और जीनोम लेवल पर रिसर्च करती हैं। मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां जो मसलन अस्पताल में यूज होने वाली मशीनें जैसे एक्सरे, हाईटेक मशीनें,
MRI मशीन और सिंपल प्रोडक्ट जैसे सिरिंज, स्टेथोस्कोप से लेकर आर्टिफिशियल हिप्स जॉइंट से लेकर सर्जिकल इक्विपमेंट से लेकर होम टेस्ट प्रोडक्ट्स सब मैन्युफैक्चर करती हैं। ये सब तो हो गई हेल्थ केयर की मैन्युफैक्चरिंग साइड की कंपनियां। दूसरी तरफ हेल्थ केयर की सर्विस साइड में आ जाएंगे तो हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब फर्म्स कंपनियां मिलकर हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनाती हैं। इन सब कंपनियों के ग्रुप को हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहते हैं। बिजनेस साइकिल की बुनियाद पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन होगा डिफेंसिव इंडस्ट्री। इकोनॉमी कितनी भी खराब हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड मोर और लेस बनी रहेगी। लोग बुरे हालात में लेटेस्ट फोन लेना और महंगे रेस्टोरेंट में खाना तो छोड़ सकते हैं, मगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो ज़रूरियात ज़िंदगी, ह्यूमन सर्वाइवल से लिंक्ड है। ओवरऑल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से इस इंडस्ट्री के बिजनेस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल थियरी जो किसी इंडस्ट्री को ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह कई स्टेजेस में बांटती है, को हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर अप्लाई करते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री पायोनियरिंग स्टेज में है या ग्रोथ स्टेज में है या स्टेबलाइजेशन मैच्योरिटी स्टेज में है या डिक्लाइनिंग डिके स्टेज में है, किस स्टेज में है। ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में है। खुद इंडिया और दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नई लाइफस्टाइल से नई नई बीमारियां पनप रही हैं, बहुत से मुल्कों में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये सब इशारा कर रही हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही रहने वाली है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक सेगमेंट बायोटेक्नोलॉजी को हम अभी पायोनियरिंग स्टेज में कह सकते हैं। अभी इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। जदीद टेक्नोलॉजी के तेजी से फैलने और आगे बढ़ने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी और भी पायोनियरिंग स्टेज और ग्रोथ स्टेज की फर्म बाकी रहेंगी। बहुत आगे जाकर हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टेबलाइजेशन और मैच्योरिटी स्टेज में आ जाए, मगर डिके स्टेज में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक इंसानियत रहेगी, हेल्थ केयर की डिमांड बनी रहेगी। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल थियरी के स्टेजेस और उनका रिस्क रिटर्न हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए ज़रूरी अहम दूसरे पॉइंट्स पर देखते हैं। डेमोग्राफिक्स। खुद इंडिया की डेमोग्राफिक और वर्ल्ड की डेमोग्राफिक हाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव है। पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए फेवरेबल है। टेक्नोलॉजी का ट्रेंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत गहरा और तेज है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी बहुत डिसरप्टिव फोर्स है, इसलिए इसका इल्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये किसी इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर तक बदल सकता है। मसलन बायोटेक्नोलॉजी में अगर ब्रेक थ्रू हो गया और जीनोम लेवल पर इलाज शुरू हो गया, तो केमिकल प्रोसेस से ही दवा बनाती रहने वाली फार्मा कंपनियां बेकार हो सकती हैं, ऑब्सलीट हो सकती हैं। मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन वगैरह की एडवांस इलाज से पुरानी केमिकल बेस्ड दवाएं तक बेकार हो सकती हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड पर नज़र रखकर डिज़ायरेबल कंपनियों को, प्रॉमिसिंग कंपनियों को चुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशन। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक इसेंशियल ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ध्यान से रेगुलेट करती है। नई दवा के लॉन्च के लाइसेंस और अप्रूवल से लेकर इसेंशियल ड्रग्स की प्राइसिंग तक में गवर्नमेंट दखल अंदाजी करती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रेगुलेशन की ज़रूरत और अहमियत से इनकार तो किसी को नहीं है और ना होना चाहिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडस्ट्री के लिए अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर असरअंदाज होता है।
गवर्नमेंट रेगुलेशन पर ध्यान रहे कि ये इतना टाइट ना हो जाए कि कंपनियों की प्रॉफिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगे। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को खुद उसी मुल्क, जिस मुल्क में वो होती हैं, की कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती है, और जिस बाहर के मुल्कों में दवाएं एक्सपोर्ट करती हैं, बेचती हैं, उस मुल्क की रेगुलेटरी एजेंसी भी आकर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री, दवा बनाने का पूरा प्रोसेस खूब गहराई से चेक करती हैं, और अगर किसी चीज़ में कोई कमी पाई गई तो फौरन उसको दुरुस्त करने का नोटिस देती हैं। अगर दुरुस्त न पाया गया तो इंपोर्ट अलर्ट जारी कर देती हैं, और फिर दवा बेचना उन मुल्कों में बंद हो जाता है। फार्मास्यूटिकल फील्ड में FDA, फूड एंड ड्रग एजेंसी का बहुत गहरा असर है। जहाँ तक गवर्नमेंट एटीट्यूड का सवाल है तो ये ओवरऑल सबका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की पॉलिसी पर अमल दरामद होगी। अलबत्ता बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टेम सेल रिसर्च वगैरह को लेकर अक्सर पब्लिक में निगेटिव एटीट्यूड है। डेमोक्रेसी में आज पब्लिक की पसंद नापसंद ही आगे चलकर कानून बन जाया करती है, इसलिए इस ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत हाई होती है। नई इजादात, इनोवेशन सस्ता नहीं होता। नई दवा इजाद करने के केस में कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत हाई होती है, और टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट के स्टेज में कंपनी पैसा पर पैसा झोंकती है और कोई गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट निकल ही आएगा। हज़ारों कंपाउंड्स को लैब में स्लाइड्स और लैब रैट्स पर टेस्ट करते करते 5-10 साल और करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। दवा तैयार हो गई तो फिर वो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग फेज में एनिमल्स पर टेस्टिंग होती है। इस स्टेज में कामयाब होने तक 2-3 साल और निकल जाते हैं। फिर जाकर दवा इंसानों के नज़दीक पहुंचती है। फिर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में कई फेजेस से गुजरती है, जिसमें 4-5 साल फिर निकल जाते हैं। तब जाकर अगर सब कुछ रिजल्ट सही निकला तब ड्रग अथॉरिटीज इसको अप्रूव करती हैं। तब जाकर ड्रग मार्केट में बिकना शुरू होती है और मरीजों को मिलने लगती है। ड्रग डिस्कवरी से लेकर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और फिर क्लिनिकल टेस्टिंग फेज तक तकरीबन 15 से 20 साल निकल जाते हैं, और इस दौरान कंपनी सिर्फ खर्च करती है और कोई गारंटी नहीं कि दवा फाइनली अप्रूव हो ही जाएगी। अब तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पर सिमुलेशन करके टेस्टिंग स्टेज को थोड़ा सा फास्ट कर देती हैं और दवा इजाद करना थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, मगर फिर भी ये बहुत वक्त और पैसा लगने वाला बिजनेस है। अब हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही फर्म्स की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पर नज़र डालते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स और थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन। फार्मा कंपनी की हाई स्टार्टअप कॉस्ट और पेटेंट प्रोटेक्शन, जिसमें एक नई दवा इजाद करने वाली कंपनी को तकरीबन 15 से 20 साल तक एक्सक्लूसिव मार्केट मिल जाती है, जिसमें सिर्फ वही कंपनी दवा बनाएगी और बेचेगी। सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और बड़ी कंपनियों के पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज होने से बैरियर टू एंट्री बहुत हाई होता है। नए कॉम्पिटिटर्स का इंडस्ट्री में आना आसान नहीं होता, और पेटेंट प्रोटेक्शन की वजह से एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पेटेंट एक्सपायर होने के बाद
जेनेरिक फार्मा कंपनियां कंपटीशन में आ जाती हैं, मगर तब तक ओरिजिनल कंपनी उमूमन पैसा बना चुकी होती है। ये स्ट्रक्चर मरीजों के लिए तो फायदेमंद नहीं है, मगर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। खुद कुछ न कर सकने की सलाहियत रखने वाले अखलाकियात पर तकरीर भले कर लें, मगर नई दवा ईजाद करने की कॉस्ट इतनी हाई होती है कि अगर पेटेंट प्रोटेक्शन ना हो तो कोई कंपनी दवा ईजाद करने में पैसा और वक्त लगाए ही ना, जिसका नुकसान पब्लिक को और ज़्यादा होगा। अलबत्ता जो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं उनमें गवर्नमेंट प्राइसिंग वगैरह को लेकर इंटरफियर कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है और करती भी है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का तीसरा फैक्टर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी पेटेंट प्रोटेक्शन पीरियड में कम होता है। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जेनेरिक दवाएं पेटेंट दवाओं को बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देती हैं, और जेनेरिक दवाएं चूंकि सस्ती होती हैं इसलिए उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पेटेंट दवाएं फिर कम बिकती हैं। अगला पॉइंट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बायर्स और सेलर्स का रिलेशन ज़रा मुख्तलिफ होता है। कपड़ा तो हम खुद पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं, मगर दवा मरीज़ नहीं डॉक्टर चुनते हैं। दवा कंपनियां एमआर और डॉक्टरों की ट्रेनिंग, कैंपिंग और वैकेशन वगैरह की स्ट्रेटजी अपनाती हैं। ड्रग कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी हो तो कंपनी को बायर और सप्लायर से बार्गेनिंग पावर की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। कमोबेश यही स्ट्रक्चर मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज का भी होता है। उनकी भी हाई कॉस्ट होती है, उनके पास भी इनोवेशन और प्रोडक्ट डिज़ाइन का पेटेंट होता है। उनके बायर्स उमूमन सेपरेट हॉस्पिटल होते हैं। कोई बड़ा हॉस्पिटल चेन हो तो वो बार्गेनिंग पावर होल्ड कर सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की ओवरऑल एनालिसिस करने पर पता चलता है कि ये एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री है जिसके फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का पोटेंशियल है। यानी ये प्रॉमिसिंग और डिज़ायरेबल इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेवरेबल इंडस्ट्री है। एक बार इकोनॉमी का तज्जिया करने के बाद उसमें ऑपरेट कर रही विनर इंडस्ट्रीज को स्पॉट करने के बाद अगला कदम होता है उन विनिंग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही कंपनियों की एनालिसिस और रिसर्च करना। डिज़ायरेबल इंडस्ट्री पा लेने का मतलब ये नहीं है कि उस इंडस्ट्रीज की सारी कंपनियां भी डिज़ायरेबल या विनर हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इंडस्ट्रीज के अंदर भी बड़ी से लेकर छोटी और एडवांस और कामयाब से लेकर बैकवर्ड और नाकामयाब, प्रॉफिटेबल से लेकर लॉस मेकिंग हर तरह की कंपनियां होती। इसलिए इन कंपनियों का भी तज्जिया करना ज़रूरी होता है। ये इक्विटी रिसर्च का पहला तरीका यानी फंडामेंटल रिसर्च का आखिरी स्टेप होता है और सबसे अहम होता है। एक बार इकोनॉमी और इंडस्ट्री रिसर्च में कमी रह भी जाए तो काम चल सकता है, मगर कंपनी रिसर्च में कमी कोताही हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडस्ट्री रिसर्च में सीखी गई बातें अब मखसूस कंपनियों के तज्जिया एनालिसिस में अप्लाई करनी है। ये बातें कोई नई अजनबी नहीं है। हम सब ने अपनी आम जिंदगी में छोटे छोटे बिजनेसों तक को इन पॉइंट्स से मुतासिर होते देखा है। मसलन किसी नए कॉम्पिटिटर के आज अचानक आ जाने से पुराने बिजनेस वाले के नफ़ा में कमी आ जाती है। ये नुक्ते नए नहीं है, बस ज़रूरत है कि ये नुक्ते ज़हन नशीन रहें और इन्वेस्टमेंट का फैसला लेते वक्त उनका तज्जिया करना ना भूलें। टू रिकैप, इस प्रेजेंटेशन में हमने इंडस्ट्री की किस्मों, उनकी तकसीम के बारे में डिस्कस किया, इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया, इंडस्ट्री के तज्जिया के लिए ज़रूरी नुकात पॉइंट्स को जाना और इंडस्ट्री के कंपटीशन स्ट्रक्चर को समझने का तरीका सीखा और फिर आखिर में इन सारी मालूमात का एप्लीकेशन करते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का तज्जिया किया।
अगले प्रेजेंटेशन में हम फंडामेंटल एनालिसिस की तीसरी और आखिरी लेवल यानी कंपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।